यस गाइस, कल लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप बोले इधर आ जाओ ना, कोई दिख जाए तो एडमिट कर देना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कल डिस्कस कर लिया। आज क्या हो गई, 4-5, आई थिंक 4। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो पार्टिकल के लिए एक फॉर्मूला है, उसको दिमाग में रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल के लिए क्या होता है, लेट दिस इज अ रोटेशनल एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर m मास का कोई पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब पॉइंट साइज का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट सरकमफेरेंस एक आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर ऑर्बिटिंग करता जा रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल अगर ऑर्बिटिंग कर रहा है तो एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है, एक्सिस के अबाउट ये अपना साइकिल कंप्लीट करता जा रहा है। तब इस m मास के पार्टिकल के लिए डेफिनेशन of inertia above a rotational axis is defined by product of its mass and square of perpendicular distance of the particle from the rotational axis। तो जितना पार्टिकल रोटेशनल एक्सिस के नियर होगा उसका आई कम होगा, पार्टिकल जितना रोटेशनल एक्सिस से फार होगा आई ज्यादा होगा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था मास ट्रांसलेटरी मोशन में, मतलब लीनियर मोशन में मास एक तरह से इनर्शिया का रोल प्ले करता है, बट रोटेशनल मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें ज्यादा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल उसी मैनर में अगर किसी पार्टिकल का किसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको रोटेट करने के लिए या उसको ब्रेक लगाने के लिए हमें ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है, ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स का जो रोल होता है लीनियर मोशन में, टॉर्क का वही रोल होता है रोटेशनल मोशन में। मास का जो रोल होता है लीनियर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल होता है रोटेशनल में। चलिए कुछ बता सकते हैं, F इक्वल टू एम ए एक फॉर्मूला है लीनियर मोशन में, ठीक है। इसके पैरेलल रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला कैसा होगा, इसके पैरेलल रोटेशनल एक्सिस में फॉर्मूला कैसा होगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन में इसके कॉरस्पॉन्ड फॉर्मूला कैसा होगा, बोलिए। फोर्स के प्लेस पर टॉर्क, एम के प्लेस पर, ठीक है, ए के प्लेस पर अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन है तो वहां एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो जो F इक्वल टू एम ए जैसा एक रिजल्ट आप जानते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्ड रोटेशनल में ये रिजल्ट होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और देखिए जैसे लीनियर में आप कहते हैं P इक्वल टू एम वी, बताइए रोटेशनल मोशन में इसके कॉरस्पॉन्ड फॉर्मूला क्या होगा, हमने कल बात की थी L इक्वल टू आई ओमेगा। एम के प्लेस पर कौन आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ट्रांसलेटरी मोशन का इनर्शिया होता है मास, बट रोटेशनल मोशन का इनर्शिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर इक्वेशन की बात करें तो वो भी देख लें, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन लीनियर मोशन। तो इसके कॉरस्पॉन्ड हो जाता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा किसी टाइम टी पर एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे इसके बारे में बताइए, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्ड रोटेशनल मोशन में कैसा इक्वेशन होगा, कल बताया था x के प्लेस पर, x के प्लेस पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। रोटेशनल मोशन में कौन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन। याद है ना, डी थीटा अपॉन डी टी को हम क्या लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी को हम क्या लिखते हैं, ओके।
सही बात। आगे बताइए। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टाइम तो टाइम ही होगा। चलिए लास्ट इसका बता दीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स का क्या करें? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस, सही है ना? तो आपको कुछ करस्पॉन्डेंस समझ में आती है जब हम इनको देख लेते हैं। तो जैसा रोटेशनल में, जैसा ट्रांसलेटरी मोशन में है, वैसा कुछ रोटेशनल में भी है। चलिए, तो आज का पहला काम अब शुरू करते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ठीक है, mr स्क्वायर होता है पार्टिकल का, है ना, पार्टिकल का। बट अगर पूरी की पूरी बॉडी हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब हम उस तरफ टर्न कर रहे हैं, है ना। अगर कोई प्लेनर बॉडी हो, पहले सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेट वी हैव अ प्लेनर बॉडी, लाइक मेटेलिक शीट है कोई, समझ सकते हैं आप, एक मेटल की शीट है कोई, ठीक है। तो प्लेनर बॉडी हुई है, मेटेलिक शीट प्लेनर बॉडी हो गई, ठीक है। इसका कुछ मास है, लेट m, कुछ तो मास होगा, और ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर। इसके सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस तो ये है, एक एक्सिस ये है, और एक एक्सिस होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, है ना। उसको हम कैसे दिखाएं? तो उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, लेट ये z एक्सिस, लेट ये x एक्सिस, लेट ये y एक्सिस, और ये म्यूचुअली 90 डिग्री पर होती है। तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये है z एक्सिस। z एक्सिस होती है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। अगर इस प्लेनर बॉडी को हम रोटेशन देना स्टार्ट करें, ये स्टार्ट्स रोटेटिंग द प्लेनर बॉडी। अब आप रोटेशन कैसे कैसे दे सकते हैं? देखिए, हम इस x एक्सिस को रोटेशनल एक्सिस कंसीडर करके, x एक्सिस को रोटेशनल एक्सिस कंसीडर करते हुए इसको घुमा सकते हैं, एक मेथड, ठीक है। दूसरा, y एक्सिस को रोटेशनल एक्सिस कंसीडर करते हुए इसको मैं पॉजिटिव y इधर कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा ना। तो और z एक्सिस के लिए फिर हम, तो y एक्सिस को रोटेशनल एक्सिस कंसीडर करते हुए रोटेशन दे सकते हैं y एक्सिस के अबाउट, और यहाँ पर परपेंडिकुलरली अपवर्ड z एक्सिस इस तरह से होती है परपेंडिकुलरली अपवर्ड। z एक्सिस को रोटेशनल एक्सिस कंसीडर करते हुए भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, और कुछ है क्या? रजिस्टर, थोड़ा सा इससे भी थिन, हाँ ये सबसे ऊपर जो रखा हुआ है ना, बस बेस्ट है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेनर बॉडी है, ये इसकी कुछ थिकनेस है, नेग्लिजिबल थिकनेस है, एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एज्यूम कर लूँ ये है y एक्सिस, इधर है x एक्सिस, तो जब मैं x एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करता हूँ, x एक्सिस के अबाउट, तो ये ऐसे रोटेट होगी, समझ सकते हैं आप, इस तरह से रोटेट कर सकते हैं इसको, सही बात है। तो अगर रोटेट कर रही है तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा देखेंगे, और बॉडी को आप y एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। तो जब बॉडी रोटेट होती है तो रोटेटरी बॉडी का कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मान लेता हूं जब बॉडी को x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया गया, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था iz, सॉरी x एक्सिस है ना, ix, ठीक है। y एक्सिस के अबाउट है ना, देन हमने कहा बॉडी को y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया गया, y एक्सिस के अबाउट, तो इस मोमेंट पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब फाइनली हमने बॉडी को किसके अबाउट रोटेट किया, z एक्सिस के अबाउट, तो भाई z एक्सिस परपेंडिकुलर है मार्कर बोर्ड के, है ना। तो कैसे रोटेशन होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट कैसे होगा, मतलब इस तरह से कुछ ऐसा एज्यूम कर सकते हैं हम, है ना, इस तरह से रोटेशन होगा। कुल मिलाकर बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी। तो 3 रोटेशन क्लियर हो रहे हैं। पहला x एक्सिस के अबाउट, दूसरा y एक्सिस के अबाउट, और तीसरा आपको बताया z एक्सिस के अबाउट, इस तरह से z एक्सिस के अबाउट इस तरह से होगा, क्योंकि z एक्सिस है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो इस तरह से z एक्सिस के अबाउट मोमेंट।
तो हाँ, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रोटेट करवाएं या ऐसे रोटेट करवाएं, इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सिंगल पार्टिकल के लिए मैंने कहा ना m इंटू आर स्क्वायर, अब वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, आई के मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता। किससे पड़ता है? पार्टिकल के मास से और डिस्टेंस से, डायरेक्शन से नहीं। मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर iz हो। अब एक थ्योरम है क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब उसका स्टेटमेंट आप थोड़ा समझ सकते हैं, मैंने रो मटेरियल आपके सामने बता दिया। तो स्टेटमेंट क्या है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी, कौन सी बॉडी है? प्लेनर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली प्लेनर बॉडी पर वर्क करती है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेनर बॉडी। इधर देखो, इसकी बात कर दी मैंने। The moment of inertia of a planar body about an axis perpendicular to the plane of planar body is ये किसके बराबर होता है उसकी बात करेंगे। is sum of moment of inertias of the planar body about two perpendicular axes, x axis y axis mutually perpendicular है ना। sum of moment of inertias about two perpendicular axes which lies in the plane of planar body and concurrent with the perpendicular axis। concurrent मतलब तीनों एक्सिस एक पॉइंट से क्रॉस होती है ना। तो वापस सुन ले, the moment of inertia of a planar body about an axis perpendicular to the plane of planar body is sum of moment of inertias about the perpendicular axis lies in the plane of planar body and concurrent with the perpendicular axis। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें आप अपनी लैंग्वेज इंसर्ट नहीं कर सकते ना, कुछ डेफिनेशंस में तो हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जैसा है वैसा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से दिखा दूं प्लेनर बॉडी इस तरह से, तो इसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी आई जेड, और इसको वाई एक्सिस मान ले इसके अबाउट, और इसको एक्स एक्सिस मान ले इसके अबाउट। तो बॉडी के जो रोटेशन हो रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन को कंसीडर करते हुए डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस, डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जेड एक्सिस प्लेनर बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेनर बॉडी के प्लेन में ही लाई कर रही है, प्लस म्यूचुअली 90 डिग्री पर भी है, और ये दोनों एक्सिस उस परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट भी कर रही है एक कॉमन पॉइंट पर। तो दी हमने कहा भी है दी टू परपेंडिकुलर एक्सिस कॉनकरेंट विद दी परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। कॉनकरेंट मतलब कॉमन पॉइंट से पास हो रही है तीनों एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लर्न करना होगा। इस स्टेटमेंट को लर्न करने के बाद हम इसको कहाँ यूज ले सकते हैं। तो आपको मैंने एक टेबल के बारे में कहा था, आपको टेबल लर्न करनी है, टेबल लर्न। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे एक रिंग है, रिंग आप समझ सकते हैं रिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और दिस इज द सेंटर ऑफ रिंग, दिस इज द रेडियस ऑफ रिंग, लेट m बी द मास ऑफ रिंग। रिंग प्लेनर बॉडी होती है, यस और नो? रिंग एक प्लेनर बॉडी तो होती है ना, सर्कमफेरेंस होती है एक पर्टिकुलर प्लेन में, दिस इज द एक्सिस, this is the rotational axis. This rotational axis is perpendicular to the plane of the ring and passing through the center of the ring। तो इस perpendicular axis के about ring का moment of inertia I क्या होता है? फॉर्मूला है mr स्क्वायर, m mass of the ring, r radius of the ring।
mr²। रीजन, यहाँ पर रिंग की जो सरकमफेरेंस पर जितने भी रिंग के पार्टिकल हैं, मेटल की रिंग है तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी लेंथ हम ले सकते हैं, उनके जो भी थोड़े थोड़े मास हैं, हर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे तो डी आई इक्वल टू क्या आएगा, dm इंटू r², है ना। हर पार्टिकल कितना डिस्टेंस पर होगा, r डिस्टेंस पर। यहाँ पर छोटा सा पार्टिकल ले ले, वो भी कितना डिस्टेंस पर होगा, r डिस्टेंस पर। तो छोटे छोटे रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब सम करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, टोटल मास इंटू r²। सम करेंगे तो dm dm dm, हर पार्टिकल का सम कर दोगे तो पूरा मास आ जाएगा ना। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टोटल मास इंटू r²। तो किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, किसके अबाउट, एक्सिस को ध्यान रखना, कौन सी एक्सिस है ये, passing through center and perpendicular to the plane of ring, passing through its center and perpendicular to the plane of ring। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो इस रिंग के टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आप बता सकते हैं इसको यूज लेकर। या फिर डायमीटर पहले बता दो, टेंजेंट हम सेकंड कर लेंगे। जिससे रिंग है, रिंग का क्या है ये, डायमीटर। रिंग का डायमीटर कहाँ होता है, रिंग के प्लेन में ही होता है। रिंग का डायमीटर कहाँ होता है, रिंग के प्लेन में ही होता है। और ये कौन सी एक्सिस थी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। रिंग इस तरह से है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस। अब मैंने रिंग पूरी सामने से ही दिखा दी, पूरा सर्कल दिख रहा है ना। ये वाली इस तरह से रिंग तो इस तरह से थी, चलो सिलेंडर के एंड होते हैं ना, तो ये रिंग इस तरह से थी और ये है इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये रिंग है और ये एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर थी। बट अब मैंने सामने से रिंग दिखा दी और ये है डायमीटर। तो डायमीटर कहाँ लाई करता है, रिंग के प्लेन में, और सेंटर से तो पास होता ही है। ठीक है, सेंटर को सी से लिख देते हैं। तो इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो होगा 1/2 mr²। ये 1/2 mr² क्या हुआ, रीजन, मैं एक और डायमीटर ले सकता हूँ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। रिंग का दो डायमीटर मैंने ले लिया, दोनों डायमीटर रिंग के प्लेन में है एक बार, दोनों डायमीटर म्यूचुअली 90 डिग्री पर है दूसरी बार। मुझे क्या पता है, ये जो मार्कर मैंने अभी अप्लाई किया ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना। रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, रिंग के सेंटर से पास होने वाली ये जो एक्सिस है मार्कर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये है, इसकी वैल्यू क्या है, mr²। सही ना, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट तो पता है। अब देखिए, मान लेते हैं ये है आई वाई, मान लेते हैं ये है आई एक्स, लेट दिस इज आई वाई, दिस इज आई एक्स, मतलब ठीक है, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट कर लिए, तो आई एक्स प्लस आई वाई क्या होगा, आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई क्या होगा, आई जेड। इन दोनों का सम होगा mr²। बिल्कुल ठीक है। अब आप सोचिए, आई एक्स और आई वाई की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी। रिंग कैसा फिगर होता है, सिमेट्रिकल फिगर होता है ना? तो आप रिंग को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आया, देन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएं तो वही आएगा। रीजन सिमेट्रिकल है, रीजन सिमेट्रिकल है। तो आई एक्स और आई वाई, रिंग के केस में आई एक्स और आई वाई सेम होंगे। रीजन, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसके अबाउट भी दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, इसके अबाउट भी दोनों तरफ सिमेट्रिकल है मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए आई एक्स आई वाई सेम आएगा। तो हम आई वाई के प्लेस पर आई एक्स लिख सकते हैं और इसका मतलब हमें क्या मिला, 2ix। तो आई एक्स इक्वल टू क्या होगा, हाफ mr²। हमें क्या पता था, हमें आपकी बुक में एक टेबल है, टेबल में रिंग का परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही यूज ली थी, जहां मैंने लिखा था आई जेड, यहाँ आई एक्स, यहाँ आई वाई। आई जेड वाला फॉर्मूला तो बुक में गिवन है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, और प्लेन में जो एक्सिस लाई कर रही है उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ लेट किया। अब बिकॉज बॉडी क्या है, रिंग है, रिंग है तो दोनों तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है। इस एक्सिस के अबाउट भी दोनों तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है। इसलिए रिंग के केस में आई एक्स आई वाई जो भी होंगे, हमें नहीं पता क्या होंगे, बट सेम होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ आई एक्स की प्लेस पर
आई वाई के प्लेस पर हमने आई एक्स लिखा, तो 2ix इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सो आई एक्स इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो अब ये ध्यान रहे कि किसी रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, उसके डायमीटर के अबाउट, और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास हो रही है वो फॉर्मूला है। चलिए डिस्क की बात करते हैं, डिस्क की, फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम करेंगे, तो टेंजेंट के अबाउट भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर पाएंगे। तो पहले मैं डिस्क को थोड़ा इस तरह से दिखा देता हूँ। डिस्क आप समझ गए, रिंग और डिस्क में डिफरेंस। रिंग पर मास कहाँ होता है, ओनली सरकमफेरेंस, डिस्क में पूरे एरिया पर पाई आर स्क्वायर। अगर ये रिंग का एरिया है, ओ सॉरी डिस्क का, तो डिस्क का एरिया है जिसमें यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट दिस इज द सेंटर ऑफ डिस्क, और ये है वो एक्सिस जो रिंग के प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, प्लस सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है, डिस्क, है ना। तो ये है डिस्क के लिए। ओके, तो डिस्क के लिए किसी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, प्लेन के परपेंडिकुलर, डिस्क का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं होता है, इनके फॉर्मूलाज सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में किसी एक पेपर पर टेबल है और वो नोट्स में भी आपको मिलेगी। तो ये फॉर्मूलाज तो आपको लर्न करने पड़ेंगे बड़ा ओबीडियंटली, कि ये आपको एक तरह से गिवन है। अब आप क्या पता कर सकते हैं, डिस्क के किसी पर्टिकुलर डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क है तो पूरे एरिया में मास होगा, डिस्क है तो पूरे एरिया में मास होगा, ठीक है। ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट आई एक्स है, तो आई एक्स क्या होगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। रीजन, आप दो एक्सेस बना सकते हैं, है ना, इसको y एक्सिस मान लो, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज्यूम कर लिया आपने, और ये दोनों डायमीटर म्यूचुअली 90 डिग्री पर हैं। और आपको क्या पता है आपकी टेक्स्ट बुक में उस टेबल से, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो मैंने मार्कर को अप्लाई किया है प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ना। तो जब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई जेड की वैल्यू टेबल में है हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क के केस में आई एक्स आई वाई पता नहीं, बट एक बात कंफर्म है, दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू सेम होगी। रीजन, डिस्क भी कुछ ऐसी बॉडी है कि एक्सिस के अबाउट लेफ्ट राइट दोनों तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। इस एक्सिस को ले लो तो इन दोनों तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है ना। मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने से आई एक्स और आई वाई सेम होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2ix, दैट मीन्स आई एक्स इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर। तो रिंग और डिस्क की कहानी मैंने बता दी। रिंग डिस्क दोनों कैसी बॉडीज होती है, प्लेनर, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस पर काम करती है, ओनली प्लेनर बॉडीज पर। रिंग और डिस्क के बाद आगे हम होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इनकी बात करेंगे, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वहां वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो रिंग और अब ये डिस्क, इनके केस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज ली जा सकती है। अब एक और एक्सिस थ्योरम बताते हैं आपको, टाइम है ना अभी, तो एक अच्छा सा स्टेटमेंट है, वो जरूर आप लर्न कर लेना। देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बाद एक और स्टेटमेंट आपको लर्न करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब लीनियर हो, प्लेनर हो, 3D में हो, अनइवन शेप की हो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो बिल्कुल फिक्स्ड है प्लेनर बॉडी के लिए, बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी शेप की बॉडी हो ना, लाइक एक रॉक है, एक स्टोन है, इस पर भी काम करती है। आपको एक बात बताई थी, सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास, डिस्कस किया था हमने शुरू में, काफी स्टार्टिंग में, सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जिस पर हम पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं, और बॉडी पर नेट फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो एज्यूम कर सकते हैं कि कहां पर एक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो लेट एक एक्सिस है जो कहां से पास हो रही है, इस एम मास की बॉडी के सेंटर ऑफ मास से, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसीएम। तो ये आईसीएम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी
about a rotational axis passing through its center of mass. तो ICM क्या है मैंने बता दिया, सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, उस एक्सिस के अबाउट जो कहां से पास होती है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। एक बात है ना, हमें किसी आउटसाइडर, बाहर वाली किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना हो, कैलकुलेट करना हो, पता करना हो, क्वेश्चन आता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो जो आउटसाइडर एक्सिस है वो, और ये जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है वो, पहली बात म्यूचुअली पैरेलल होनी चाहिए, तब हम इस आई के बारे में कुछ कह सकते हैं कि ये क्या होगा, किसको यूज लेकर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज लेकर। देखिए अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसकी बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ रोटेशनल एक्सिस, ये एक्सिस खुद रोटेशनल एक्सिस है। जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकली देखें, ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं इसके अंदर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, इसके अंदर से पास होने वाली ये जो एक्सिस है ना, इसके अबाउट घुमा रहा हूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ICM, है ना। अब ये जो एक्सिस है, ये मार्कर बाहर वाली एक्सिस है, मैं इस डस्टर को इसके अबाउट घुमा रहा हूँ, अब समझ रहे हैं। तो अब इस बॉडी का मतलब डस्टर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब ये क्या होगा वो बात कर लेते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ रोटेशनल एक्सिस इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a parallel axis passing through its center of mass and product of its mass and square of perpendicular distance between the two parallel axes। सम भी है, प्रोडक्ट भी है, सम भी है और प्रोडक्ट भी है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये है, the moment of inertia of a body about an axis is sum of moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass and product of its mass and square of perpendicular distance between the two parallel axes। मतलब इजी तो नहीं है, बट आपको इस फॉर्मूले को देखते हुए लैंग्वेज को डाइजेस्ट करना होगा, डायग्राम को भी देखना है, फॉर्मूले को भी देखना है, लैंग्वेज डाइजेस्ट कर, फॉर्मूले को भी देखना है, डायग्राम को भी देखना है, और फिर लैंग्वेज डाइजेस्ट करते हुए लर्न करना है ना। तो पहले हम इसकी बात करते हैं LHS, फिर RHS में इसकी बात होती है, बॉडी के मास की बात होती है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आपको दिख रहा है m के साथ प्रोडक्ट, दिस इज। तो कहां पहुंच गया वो, अब बताइए, एक क्वेश्चन पहले बता देते हैं। देखिए जैसे ये रिंग है ना, ये रिंग का डायमीटर है, ठीक है, रिंग का मास m है, रिंग की रेडियस कैपिटल R है। बताइए इस डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 1/2 mr², क्योंकि ये जो डायमीटर है ये कहाँ लाई करता है, रिंग के प्लेन में। और आपकी बुक में कौन सा बता रखा है जो आपको लर्न करना होता है, सबसे पहले इस सेंटर से पास होने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²। और हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को देखकर डायमीटर के अबाउट पता किया था, यहाँ से डायमीटर हो तो उसके अबाउट भी यही होगा। तो रिंग का कोई भी डायमीटर हो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसको यूज लेकर, तो ये जो है ना, ये यही सेंटर ऑफ मास होता है रिंग का सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। दैट मीन्स ये जो आई है ना, ये आई क्या है, ICM, क्योंकि ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, ठीक है। तो इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा हो गया ICM। अब आई क्या होगा, तो आई होता है ICM प्लस md²। तो d के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, है ना। ओके, वैल्यू देखिए, हाफ mr² प्लस mr², हाफ प्लस 1 3/2 mr²। तो एक क्वेश्चन ही है ये, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट वन ऑफ इट्स टेंजेंट which lies in the plane of the ring। ये जो टेंजेंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहा है। टेंजेंट तो कैसे भी ले सकते हैं ना, है ना। तो रिंग अगर इस तरह से है तो टेंजेंट तो यहाँ भी ले सकते हैं, ये टेंजेंट रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये टेंजेंट रिंग के प्लेन में लाई कर रही है। तो क्वेश्चन बन गया। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, हम टेंजेंट के अबाउट निकाल सकते हैं। चलिए, इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताइए। ये टेंजेंट रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये जो एक्सिस है ये एक्सिस भी रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी बुक में प्रिंटेड है और यही क्या होगा, ICM, सेंटर ऑफ मास, है ना। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रिंग की टेंजेंट की 2mr², क्यों, है ना, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला तो यही है, I = ICM + md²। तो I = हो जाएगा वही ICM + mr²। अब ICM खुद क्या है, mr², तो mr², 2mr²। तो है ये भी टेंजेंट, है ये भी टेंजेंट, बट डिफरेंट क्या है, ये टेंजेंट रिंग के प्लेन में ही है और ये टेंजेंट रिंग के प्लेन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो जब हम इसके लिए करते हैं तो हमें वो डायमीटर लेना पड़ता है जो रिंग के प्लेन में हो, तभी तो दोनों म्यूचुअली पैरेलल होंगी, एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, है ना। तो तब आपका ICM ये होता है। जब आप टेंजेंट इसको लेते हैं जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आपको वो एक्सिस लेनी पड़ती है जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और इसके अबाउट ये होता है। तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आता है। थोड़ा आइडिया लगा, थोड़ा आइडिया लगा। डिस्क के बारे में बता सकते हैं अब आप, क्योंकि डिस्क के बारे में आपको यहाँ मिलेगा हाफ mr² और यहाँ मिलेगा 1/4 mr², सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। तब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके वहां भी पता कर सकते हैं। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको एक्सिस थ्योरम जो है वो थोड़ा सा 2-3 बार, है ना, रीड करनी होगी। अब बताइए, टाइम है ना, ठीक है। तो कुछ बात आपको बताते हैं। मैंने रिंग की बात की, मैंने डिस्क की बात की, ये तो प्लेनर बॉडीज थी। अब कुछ बॉडीज है जो प्लेनर नहीं है, लाइक सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, रॉड, देन स्फीयर भी होगा, सॉलिड स्फीयर। तो फटाफट मैं उनके फॉर्मूलाज आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लर्न आपको करने हैं, थोड़ा बता दूंगा तो लर्न करना आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए, गाइस आपको भी पता है जो होलो सिलेंडर है उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है। अगर आपके पास r रेडियस की आइडेंटिकल रिंग्स हैं, रिंग्स कितनी है, लेट आपके पास 50 रिंग्स हैं, r रेडियस की 50 रिंग्स हैं। आप एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग को सेट करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, आपने 50 रिंग्स एक के ऊपर एक रख दी बिल्कुल अच्छे से, तो आपको क्या दिखाई देगा, होलो सिलेंडर बन जाएगा ना, होलो सिलेंडर। इसका मतलब रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I = mr², किसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैं सिलेंडर की एक्सिस की बात करूं तो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो किसी होलो सिलेंडर का उसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली वही होता है जो रिंग का होता है, बस चेंज क्या हो जाता है, यहाँ m होगा एक सिंगल रिंग का मास, यहां पर m क्या होगा, पूरे के पूरे सिलेंडर का मास, है ना। अगर आपने सिलेंडर को बनाने के लिए 50 रिंग्स यूज ली है तो ये m क्या हो जाएगा, उन 50 रिंग्स के लिए मास। तो इस तरह से हम रिंग को एक के ऊपर एक रखकर होलो सिलेंडर बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में मैच हो जाता है क्या कि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इसलिए सेम है।
मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है इसलिए। अब अगर मेरे पास डिस्क है, डिस्क डिस्क जिसमें पूरे एरिया पर मास होता है, आर रेडियस की डिस्क है। लाइक हमारे पास जो कॉइन होते हैं ना हमारी करेंसी में, कॉइन कॉइन तो कॉइन क्या होते हैं, डिस्क डिस्क ही तो होते हैं। अगर हमारे पास 10 रुपी वाले 10 कॉइन्स हैं, या 10 नहीं है 25 कॉइन्स हैं, उन कॉइन को एक के ऊपर एक रखते जाओ, आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, समझ गए ना, सॉलिड सिलेंडर। जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉलिड सिलेंडर। तो इस एक्सिस के अबाउट रिगार्डिंग डिस्क, डिस्क की इस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है प्लेन की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको अगर लर्न है तो आपको सॉलिड सिलेंडर का उसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझ लो लर्न है, सेम होते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा दिमाग में मैच करवा दिया कि डिस्क से आप सॉलिड सिलेंडर फॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता। हाँ, यहाँ पर अगर बात करें तो ये किसका मास होगा, पर्टिकुलर डिस्क का, और सिलेंडर के केस में ये किसका मास है, पूरे के पूरे सॉलिड सिलेंडर का। ठीक है, एक्सिस वही है, एक्सिस वही है ना। तो एक बात और हो गई, रिंग से होलो सिलेंडर और डिस्क से सॉलिड सिलेंडर के रिजल्ट आ जाते हैं। ओके, एक फॉर्मूला और आपको लर्न करना होगा। अगर एक रॉड है, बार सीधी रॉड, जिसका टोटल मास आपको पता है m और जिसकी टोटल लेंथ आपको पता है l, तो इस रॉड के मिड पॉइंट से पास होने वाली रोटेशनल एक्सिस जो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हो, दिस इज द रोटेशनल एक्सिस। जैसे मार्कर भी एक लेंथ ही है, इसको मैं मिड से यहाँ क्लिप कर दूं और इसको इस तरह से घुमाया जाए, समझ रहे हैं, इस तरह से घुमाया जाए, तो समझ गए, इस तरह से रोटेशन चल रहा है। तो दिस इज द रोटेशनल एक्सिस perpendicular to the length of the rod, then the moment of inertia of the rod about this rotational axis is what, 1/12 ml square। एक डिफरेंट फॉर्मूला है, 1/12 ml square। इंटीग्रेशन करके हम पता भी कर सकते हैं। एक बेसिक रिजल्ट आपको यूज लेना पड़ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन से। एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये होता है, सिंगल पार्टिकल का, जो सबसे पहले बताया था कल। और इस फॉर्मूले का जनरलाइजेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी है तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स ही तो हैं, उन सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का सम करते हैं और हमें रिजल्ट मिलते हैं इंटीग्रेशन से। बट सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको कुछ रिजल्ट्स लर्न करने हैं। कितने बता दिए, रिंग बताया सबसे पहले, देन डिस्क, देन होलो सिलेंडर, देन सॉलिड सिलेंडर। अब 5th नंबर पर बताया बार, रॉड, और रॉड का भी इस सेंटर के अबाउट। अगर इसके सेंटर के अबाउट पता है तो आप एक एंड, 2 एंड होते हैं ना रॉड के, एक ही इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। अगर मैं इस मार्कर को कहां से, यहां से क्लिप करके ऐसे घुमाऊं, समझ रहे हैं, ऐसे, तो सेंटर से पास होने वाली रोटेशनल एक्सिस से तो ऐसे घूमेगा ये, बट सबसे लास्ट में जो एंड है इससे क्लिप कर दे तो ये ऐसे घूमेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आ सकता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैसे, I इक्वल टू ICM प्लस एम डी स्क्वायर। तो ICM का रोल कौन प्ले करेगा, ये मिड पॉइंट से पास होना है, ये मिड पॉइंट ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और m तो m है ही, डी स्क्वायर क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हाफ ऑफ लेंथ, सेपरेशन बिटवीन दी टू पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/12 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 4। इसका स्क्वायर सही किया मैंने, l स्क्वायर बाय 4। जब इनका सम करोगे तो आपको I इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3 ml स्क्वायर। तो देखो रिजल्ट से रिजल्ट आते हैं, एक रिजल्ट आप लर्न करते हैं बिल्कुल ओबीडियंटली, आपको कहा गया है लर्न करने के लिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज लेकर रॉड के मतलब बार के एक एंड से पास होने वाली, एंड से टेंजेंट जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर किसके है, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, और पैरेलल किसके है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के तो पैरेलल है। ये दोनों एक्सिस रॉड की लेंथ के तो परपेंडिकुलर है बट म्यूचुअली पैरेलल है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक ही बचता है लास्ट, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर। अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो स्फीयर आप जानते हो ना, लाइक फुटबॉल, फुटबॉल तो अंदर से होलो होती है, बट आपसे कह रहे हैं सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर है, जैसे हमारा प्लेनेट है अर्थ, है ना। तो सॉलिड स्फीयर का उसके सेंटर से पास होने वाली रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। ये सबसे ही अलग है, लर्न करना पड़ेगा। 2/5 mr², where m is the mass of the solid sphere, r is the radius of the solid sphere। तो बताइए इस सॉलिड स्फीयर के टेंजेंट, सॉलिड स्फीयर के टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बस फिर हम क्लास को एंड करते हैं। टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जबकि आपको ICM बता दिया, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा? 7/5 आई थिंक सही है शायद, क्योंकि जब आप I इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ICM प्लस md², तो ICM क्या है? 2/5 mr², लर्न करना पड़ेगा। m तो है मास ऑफ दी और ये है r², इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? d इक्वल टू r। तो जब आप सम करेंगे तो क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है, 7/5 mr², है ना। तो ये रिजल्ट जब आप इस चैप्टर के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इधर उधर पढ़ेंगे तो ये सब बातें आपको कहीं ना कहीं अदर बुक्स में भी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये था आज का परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इससे रिगार्डिंग आपके वो शेप, वो बॉडीज जो सिलेबस में है, ठीक है। कल हम आगे बढ़ेंगे इसके। थैंक यू।